क्या पढ़ा दिया था लास्ट क्वेश्चन बता दें। सेकंड थर्ड चैप्टर में मैंने प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन समांतर संयोजन पढ़ा दिया है ना, ओमी अनोमी परिपथ भी हो गए। अब आप आगे जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, एक तो किरचॉफ के नियम लिखो तथा सिद्ध करो, और एक ब्रिटिश हेतु का सिद्धांत है ना। दो ही प्रश्न आज बात करेंगे, दोनों को आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए, कल अपन उसके ऊपर भी टेस्ट में नहीं विचार करना। क्या बोला मैं, किरचॉफ के नियम लिखो तथा सिद्ध करो। किसके नियम, किरचॉफ के नियम लिखो एवं सिद्ध करो। देखो इन दोनों किरचॉफ के नियमों को दो अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, एक को बोलते हैं केसीएल और एक बोलते हैं केवीएल। हिंदी में बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, इंग्लिश में ना किरचॉफ करंट लॉ, और एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ है ना। ऐसे इन दोनों के अलग अलग नाम भी हैं, केसीएल और केवीएल। क्या नाम है ना। तो आप हिंदी में नहीं इंग्लिश में याद नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आपने तो हिंदी में कर लेंगे। तो ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको रोज बोर्ड पे लिखना चाहिए अपन को। कलर आज जो है 26 प्रेजेंट है, 20 एब्सेंट है, कोई अपनी यहाँ छुट्टी हो नहीं सकती, और 46 बच्चे टोटल लर्न है ना। तो 26 प्रेजेंट है। अब बात कर रहे हैं अपन किरचॉफ। सबसे पहले किरचॉफ के नियम हमने पढ़े क्यों है ना। किसी भी नियम को पढ़ने के पीछे कोई लॉजिक होता है, ऐसा तो है नहीं कि नियम ही बन जाते हैं। तो नियम किरचॉफ के नियम किस लिए पढ़े, कोई बताए। हमने किरचॉफ के नियम क्यों पढ़े थे। बहुत बढ़िया, एकदम से करेक्ट आंसर। जटिल विद्युत परिपथ में धारा वितरण ज्ञात करना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है कि किरचॉफ के नियम जो है, जो क्रिटिकल सर्किट होते हैं, बहुत जटिल होते हैं, उनके अंदर धारा किस दिशा में बहेगी, कौन से में धारा का मान ज्ञात करते हैं। तो जटिल विद्युत परिपथों में धारा वितरण ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने दो नियम दिए। पहले तो समझ में आया ना, क्यों दिए। किरचॉफ के नियम क्यों पढ़ रहे हैं अपन, जटिल विद्युत परिपथ में धारा वितरण ज्ञात क्यों पढ़ रहे हैं, धारा वितरण ज्ञात कर। सबको समझ में आ गया। तो किरचॉफ के दोनों नियम को स्टडी किस लिए करते हैं, जटिल विद्युत परिपथ में धारा वितरण ज्ञात करने के लिए। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा ना। आशीष बहुत अच्छा लड़का, आशीष इज गुड बॉय, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छी मेहनत करता है बच्चा। मैंने देखा है ये बहुत अच्छा लिखता है, ठीक है ना। होमवर्क भी डेली करता है, स्कूल रोज आता है, एक भी दिन अभी तक अब्सेंट नहीं रहा ये लड़का है ना। बहुत अच्छा बच्चा है, इसने सभी टेस्ट दिए हैं, सभी एग्जाम इसने कंप्लीट क्लास में ज्वाइन कर रखी इसने, बहुत अच्छा लड़का है। तो बच्चों किरचॉफ के नियम किस लिए पढ़ रहे हैं, जटिल लिखो आप, विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में धारा वितरण ज्ञात करने के लिए, धारा वितरण ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए किरचॉफ ने निम्नलिखित, किरचॉफ ने निम्नलिखित दो नियमों का प्रतिपादन। कौन कौन से दो नियम, पहला लिखेंगे प्रथम नियम। क्या लिखेंगे, प्रथम नियम। इसको एक नाम और क्या दिया था, केसीएल। और इसमें एक और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, आवेश संरक्षण पर आधारित। क्या बोलते हैं, आवेश संरक्षण पर आधारित नियम। क्या है आवेश संरक्षण पर आधारित नियम, है ना। किस पर है, आवेश संरक्षण पर आधारित नियम, इस पर है। देखो जटिल विद्युत परिपथ में धारा वितरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
याद करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं? पहला नियम क्या है? विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। विद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कौन सा? शून्य होता है। योग कैसा होता है? शून्य होता है। अर्थात क्या बोलेंगे? अर्थात सिग्मा i इक्वल टू 0। सिग्मा i बराबर 0। अब क्या है? ये सिग्मा ये किसको रिप्रेजेंट करता है? बीजगणितीय योग। इसको जो धारा अंदर आ रही है। अब यहाँ देखिए इसे इसका चित्र बनाए, ऐसा चित्र बनेगा। बहुत सारे अपन अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं बच्चों। ये I1 करंट है, ये I2 और ये मान लीजिए कितना है? I3 है। फिर ये कौन सा है? और मान लीजिए मैंने I5 निकल लगा दिया और ये जंक्शन प्लेट है, संधि स्थल है ना? तो जो धारा अंदर आ रही है उनको कौन सी मानेंगे? धनात्मक। और जो बाहर जा रही है उनको क्या लिखेंगे? जो धारा है संधि स्थल की ओर आती है, स्थल की ओर आती है, उन्हें कौन सी मानते हैं? उन्हें धनात्मक। और जो बाहर जाती है उनको जो बाहर जाती है उनको ऋणात्मक माना। जो बाहर जाती है उन्हें ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है ना? जो अंदर आ रही है वो कैसी है और जो बाहर जा रही हो आप सिद्ध करेंगे तो कैसे करेंगे? जैसे अंदर की ओर आ रही है I1 I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस बराबर कितना? ये I1 प्लस I2 प्लस I5 इक्वल टू I3 प्लस। समझ में आ गया ना? तो आपको ये धाराओं की दिशा कैसे भी देते हैं मालूम पड़ना चाहिए। किधर से किधर जो अंदर आ रही है उन सबको अपन कैसे लेंगे? धनात्मक। और जो बाहर जा रही है वो इसको समझ में आ रहा है? प्रथम नियम सबको समझ में आ गया? बढ़िया से याद हो जाएगा? नहीं होगा और कोई कंफ्यूजन हो तो बात कर सकते हैं। सबको समझ में आ रहा है? बढ़िया। अब दूसरा नियम, अब कौन सा नियम? सेकंड नियम क्या है? देखो यहाँ है द्वितीय नियम। मैंने क्या लिखा है? द्वितीय नियम। और इसको क्या बोलेंगे? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित। ऊर्जा संरक्षण पर विद्युत परिपथ। अब यहाँ देखिए इसको याद करने का तरीका बहुत थोड़ा ये डिफिकल्ट है। पहला तो सब याद कर लेते हैं पर दूसरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ना? किरचॉफ के नियम देखना। यहाँ याद करने के लिए 160 से बताता हूँ उसको देखिए आप। जैसे ये क्या लिखा आपने? सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है? और ये क्या लिखा? विद्युत धारा। और ये क्या लिखा? प्रतिरोध। और ये क्या है? विद्युत वाहक। किसी विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। इतना तो याद हो जाएगा। विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का न्याय। समझ में? फिर से देखेंगे इधर, इसको याद नहीं हुआ फिर से देखेंगे। विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग।
उसके अलग अलग खंडों में लगाए गए विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है ना? तो जैसा बोला ऐसा लिख लें, फिर अपन इसको सिद्ध भी करेंगे। विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों है ना में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय, क्या लिखा आपने? बीजगणितीय योग। ठीक है ना? उसके अलग अलग दो बार खंडों में लगाए गए विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। योग के कैसा होता है? बराबर होता है। ठीक, समझ में आया? सबको समझ में आ गया? अब यानी कि अर्थात जैसा आपने हिंदी में लिखा है ऐसे किसमें लिखने बोलो? नोटेशन में सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, है ना? अब अपन क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। तो ये सब मिस्टेक क्या करते हो देखना। ये तो प्रतिरोध है और ये क्या है? इसकी विद्युत वाहक। फिर एक और प्रतिरोध ये है। प्रतिरोध को बहुत अच्छे से बनाना चाहिए। फिर एक और विद्युत वाहक को इन दोनों को ऐसे कनेक्ट करते हैं। कर दिया ना? एक खंड बन गए। मेरे को एक ही नहीं दो बनाना है, एक और नीचे बना दो। इसका नाम दे ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये क्या है? ये कितना है? ये प्रतिरोध और ये और इसको R1। अब देखो इधर से धारा और फिर इधर से धारा। यहाँ धारा कितनी है और यहाँ कितनी? और मान लीजिए आई वेरी, इस आई का मान इन दोनों के योग के बराबर ही होगा। आपने अभी पढ़ा था, पढ़ा है ना? अब क्या लिखेंगे? इसको सिद्ध करें। सिद्ध कैसे करेंगे? इधर देखना। इसको सिद्ध कैसे करेंगे? बंद परिपथ। क्या लिया आपने? बंद परिपथ। कौन सा? ए बी सी डी में दिख रहा है आपको? ABCD दिख रहा है? दिख रहा है सबको? मैं किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ के, है ना, सेकंड नियम से। अब देखो यहाँ धारा कितनी है? I1, प्रतिरोध है ना, प्लस धारा कितनी है? प्रतिरोध कितना? अब और तो कुछ नहीं है ना, यही है। अब विद्युत वाहक बल को क्या लिखते हैं? E1 प्लस E2। ये समीकरण कौन सी है? ये है। फिर वापस बंद परिपथ। कौन सा लें? नीचे वाला। कौन सा नीचे वाला? ECEF में किरचॉफ के दूसरे नियम से।
क्या है किरचॉफ का सेकंड नियम? बोलो जल्दी से। देखो धारा, प्रतिरोध, धारा, प्रतिरोध R बराबर V2। तो समीकरण दूसरा। अब 1 और 2 को हल करेंगे तो समीकरण 1 और 2 से पर I1 और I2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को जैसे ही हल करेंगे तो किसका मान ज्ञात कर लेंगे पर I1 और I2। सबको क्लियर हो गया? तो किरचॉफ के नियम समझ में आ गए होंगे कि नहीं आए? बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छे से याद करें। इस यूनिट में से जरूर 11 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपके पेपर में कहीं भी किरचॉफ का नियम आएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, नियम पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है। ये जो मैंने आज पढ़ाया है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको अपने एग्जाम में जरूर यहाँ से एक मार्क्स कितने मिलेंगे ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मार्क्स जरूर मिलेगा। ठीक है, ये प्रॉमिस है आपके साथ। अगला प्रश्न, अब अगला जो है वीट-स्टोन से, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। फिर मैं आपको कार्बन कोर प्रतिरोध समझा दूंगा मुझसे, है ना। कार्बन कोर प्रतिरोध वीट-स्टोन से कौन सा प्रश्न है अगला? देखो आपको बनाने की प्रैक्टिस भी बता रहा हूँ मैं, कैसे बनाना चाहिए पूरा। वीट-स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखो एवं सिद्ध करो, ऐसा प्रश्न। वीट-स्टोन सेतु का क्या लिखना है? सिद्धांत, है ना। वीट-स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखो एवं सिद्ध करो। अब आपको वीट-स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखना है तो कैसे? पहले सिद्धांत लिखते थे। क्या लिखते थे इसका? सिद्धांत। अरे वीट-स्टोन सेतु है क्या? पहले तो यही अपने समझ में आ जाए। देखो वीट-स्टोन सेतु इसमें ही अपने पास 4 प्रतिरोध है। क्या है? 4 प्रतिरोध। वो किरचॉफ के नियम को उसने आगे बढ़ाया। वीट-स्टोन ने कुछ नया नहीं किया है। किसके नियम को आगे बढ़ाया उन्होंने? किरचॉफ के नियम को बढ़ाया। उसने कहा अपने पास 4 प्रतिरोध है और उनका अपने एक जाल बना दिया। उनमें से किसी 2-3 का मान मालूम हो तो अपन चौथे का मान, या जैसे मीटर सेतु का प्रयोग किया ही अपन ने क्लास में, अरे किया कि नहीं? उसमें अज्ञात प्रतिरोध का विद्युत भागफल निकाला कि निकाला, है ना। तो यहाँ से अपन क्या है, कुछ भी जो अपन को अननोन की क्वांटिटी उसको ज्ञात कर सकते हैं। या 4 प्रतिरोधों में से 3 का मान मालूम हो तो किसका मान ज्ञात कर सकते हैं? ये प्रोफेसर वीट-स्टोन ने बनाया था, ये उनके नाम से ही रख दिया गया। ऐसे वीट-स्टोन सेतु जो है, इस पर आधारित 3 उपकरण होते हैं। एक तो है मीटर सेतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ। मीटर सेतु, कैरीफास्टोमीटर और पीओ बॉक्स, ये 3 उपकरण ऐसे हैं जो वीट-स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा उपकरण वीट-स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है? तो 3 तो ये दे दिए, एक कोई सा दूसरा नाम लिख दिया। बच्चे सब कंफ्यूज हो गए, उसमें भी मीटर लिख दिया। समझ में आ गया ना? अब मीटर लिख दिया तो सब लोग कंफ्यूज हो गए, यार कौन सा होगा, कौन सा होगा, कौन सा होगा। तो आपको 3 के उपकरणों के नाम बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। कौन कौन से हैं? मीटर सेतु, पोस्ट ऑफिस बॉक्स और कैरीफास्टोमीटर। ये 3 उपकरण ऐसे हैं जो वीट-स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। हो जाएगा यार? कि फिर भी कोई कंफ्यूजन है? फिर बोलूं क्या? एक तो मीटर सेतु, एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स और तीसरा कौन सा है? कैरीफास्टोमीटर। ये 3 उपकरण ऐसे हैं जो वीट-स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। हाँ, ये 3 उपकरण। बाकी का अगर कोई चौथा नाम आ जाए तो वो उसके सिद्धांत पर कार्य नहीं करेगा। ये मैंने किताब में है ना भेजा है, इसके मालूम हो सके रिसर्च हो गई हो, और जो अपनी बुक में है ये मैंने बताया आपको। अब देखिए वीट-स्टोन सेतु का सिद्धांत नहीं होता कि सेतु के संतुलन की अवस्था में। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तुमने प्रैक्टिकल कर लिया तुमको यार अच्छा समझ में आएगा। सेतु के किसकी अवस्था में? अब संतुलन किसे कहते हैं बताओ? संतुलन की अवस्था में आप लोग प्रैक्टिकल करते हो ना, तो मैं कहता हूँ कौन सा बिंदु निकालना है? 0 आ जाए। 0 आ जाए मतलब क्या? कोई धारा नहीं मेरे, है ना। उस स्थिति में क्या होता है? कोई धारा नहीं बह रही है। संतुलन की अवस्था में उसके बीच में से कोई धारा नहीं बहती है। समझ में आता ना? तभी तो 0 पे आता है, नहीं तो इधर उधर विक्षेप होता रहता है उसमें। तो क्या लिखेंगे? सेतु के संतुलन की अवस्था में किन्हीं भी 2 भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, किन्हीं भी 2 भुजाओं के 2
भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, प्रतिरोधों का अनुपात संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर, भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, ये अनुपात के बराबर होता है। ठीक है ना, इतना लिखो आप किताब में। हेलो, नौवीं क्या कौन बोल रहे? नौवीं क्या है? नौवीं क्या है? क्या लिखा? किसी भी दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात किसी संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के, माना चार भुजाओं के संलग्न, माना चार भुजाओं के प्रतिरोध कितने भुजाओं के प्रतिरोध कौन कौन से बोलो? P, Q तथा S, है ना? तो क्या लिखेंगे? संतुलन की अवस्था में P बटा Q बराबर R बटा S, ये हमको सिद्ध करना है। अब सिद्ध कैसे होगा देखो, इसको बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तरीका बताता हूँ। जैसे आपका लाइनिंग वाली कॉपी का आप 9 लाइन गिने, 7 गिने, 11 गिने, पहले 1 पे लगाया, फिर 9 पे लगाया, फिर बीच में जो लाइन रहेगी उस पर ऐसे 2 बिंदु लगाया। अब बनाया, बहुत अच्छा चित्र बनता है इसका। चित्र भी बनाने की प्रैक्टिस करना पड़ती बार बार, है ना? देखो ये चार प्रतिरोध है, P, Q, R, S। यहाँ से मैंने इसको ये कनेक्ट कर दिया। यहाँ क्या लगेंगे? अब यहाँ से एक अपन ये निकालते हैं और फिर यहाँ एक धारा वापस जोड़ के यहाँ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ A है, ये B है, C है और ये यहाँ जो धारा मेरे इसको बोलेंगे I, कितनी बोली? अब ये धारा जब इस बिंदु पर जाएगी तो यहाँ दो भागों में बढ़ जाएगी, इसको बोलेंगे I1 और इधर बहेगी इसको, अब यहाँ से जो बहेगी इसको बोलेंगे I2, ठीक है ना? अब यहाँ चलेंगे, जैसे कि यहाँ जब जाएगी है तो यहाँ I2 प्लस कितना हो जाएगा? हो जाएगा ना? और यहाँ जब जाएगी तो कितना हो जाएगा? I1 माइनस I2, समझ आ रहा है? और फिर इस बिंदु पर जाने के बाद यह धारा फिर क्या बन जाएगी? I2, ठीक है? अरे समझ में आया? चित्र बन गया? सबने बना लिए थे? ये बिंदु से तो बस चित्र सबने बनाया। अब जब कुंडी K1 और K2 को प्रेस किया जाता है तो परिपथ में धारा मिलने लगती है। ये बिंदु पर जाकर धारा दो भागों में बढ़ जाती है। क्या लिखेंगे? ये बिंदु पर धारा कितने भागों में? दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। कौन कौन से हो जाते हैं? देखो यहाँ लिखेंगे बंद परिपथ, कौन सा? अरे बोलो बंद परिपथ, A, B, D, A में। किरचॉफ के दूसरे नियम से, किरचॉफ का सेकंड नियम क्या है बताओ? बोलो जल्दी। देखो किरचॉफ का सेकंड है I1P, फिर I2 प्लस I3G और माइनस I2R बराबर क्या? फिर सेतु के संतुलन की अवस्था में, देखो बच्चों संतुलन की अवस्था में इससे कोई धारा नहीं बहेगी। अपन शून्य पे लाते हैं ना उसमें प्रैक्टिकल में, शून्य पे लाएंगे तो मतलब कोई धारा नहीं बह रही है,
तो जब शून्य पे आ जाएगा तो संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा? संतुलन की अवस्था में IG बराबर कितना आ गया? तो कितना आ गया? I1B बराबर समीकरण कौन सा डालें? फिर बंद परिपथ कौन सा ले रहे हैं? BCDB है ना, किरचॉफ के दूसरे नियम से। अब किरचॉफ का सेकंड नियम क्या है ना, अभी आज बताया था ना मैंने आपको। देखो अब यहाँ देखिए I1 माइनस IG और ये लिखा माइनस I2 प्लस IG और फिर कितना? फिर माइनस IGG बराबर कितना बच्चों? फिर संतुलन की अवस्था में है, संतुलन की अवस्था में कितना हो जाएगा? IG बराबर, मैंने कहा था IG में से होकर कोई धारा, तो अब यहाँ अपने पास बचे I1 बराबर I2S। इसको समीकरण कौन सी है? एक में 2 का भाग दे दो तो कितना आ गया? I1B बटे बराबर I2 बटे, तो ये दोनों एक दूसरे से कट गए, P बटा Q बराबर, यही किसका सिद्धांत है? आप सब लोग को मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, समझ में आए होंगे? बढ़िया। तो कम से कम आप सबसे रिक्वेस्ट रहती है कि जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर बताएं, है ना। इतना तो कर ही सकते हो, आप नहीं कर सकते हैं? फिर नहीं करते हो, करना चाहिए कि नहीं? अरे जो कम से कम हमें समझ में आए उस चीज़ के लिए अपन को थोड़ा सा वो करना चाहिए। थैंक यू, है ना।